हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। और मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में हिंदी विषय की संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आइए फटाफट देखते हैं प्रैक्टिस सेट। ऐसे प्रश्न जो संभावित हैं, जिनकी संभावना आने की है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि तवर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तवर्ग जो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उनमें से पूछा गया है तवर्ग यानी कि ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका, दंत, ओष्ठ या कंठ? तो तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। नासिका, अनुस्वार और जो पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है। पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओठ, पाफा, बाभा, मा। और कंठ उच्चारण स्थान होता है कवर्ग का, काखा, गाघा, अंगा, है ना। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है शा का उच्चारण स्थान बताइए। शा कंठ होगा या दंत होगा, ताल होगा, ओष्ठ होगा? देखिए, इसका नाम ही होता है तालव्यसा और इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, दीर्घ, अनुस्वार या ह्रस्व? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहा जाता है मात्रा, है ना। लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा या प्लुत मात्रा। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनि बताइए। अल्प प्राण महाप्राण से प्रश्न लिया गया है। ठा, जा, फा, भा और खा, इनमें से अल्प प्राण कौन सा है? देखिए, अल्प प्राण का सूत्र है अल्प प्राण 135 या अलावा 135 या रा, ला और वा। अर्थात 135 का मतलब है 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, है ना। तो देखिएगा, ये ठा है, टा, ठा, ये दूसरा है, इसका मतलब ये अल्प प्राण नहीं है। फिर चा, छा, जा तीसरे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। जा जो है वो अल्प प्राण है। फिर पा, फा, ये दूसरे नंबर पर है, ये नहीं हो सकता। बा, भा, ये चौथे नंबर पर है, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर का, खा, ये दूसरे नंबर पर है, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। हुतासन का अर्थ है। हुतासन शब्द का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया हुआ है। देखिए क्या होगा, पवन या अनल या अनिल या निर्धन? तो हुतासन का अर्थ होता है आग, और आग का ही एक पर्यायवाची है अनल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? पवन को कहा जाता है अनिल, ये यहाँ पर लिखा है अनिल, ये दोनों एक जैसे हैं, पवन और अनिल यानी कि हवा। निर्धन का तात्पर्य है गरीब। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी से लिया गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तनी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, सभी परीक्षाओं में अक्सर आते ही हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। श्रुत लिपि, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, श्रुत लिपि, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 पर जो लिखा है श्रुत लिपि, यही सही है। समझ लीजिएगा, श्रुत ऐसे लिखा जाएगा,
और इस ता में कोई मात्रा नहीं रहेगी और लिपि जो है इनमें दोनों में मात्रा रहेगी। श्रुत मतलब सुनकर लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। अशुद्ध पूछ रहा है। अहल्या, द्वारका, पुनर्वलोकन, उपरोक्त। बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। वर्तनी से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देखिए अहल्या जो है ऐसे ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अहल्या, अहिल्या नहीं लिखा जाता है। हा में, इस हा में ई की मात्रा नहीं रहेगी, समझ लीजिएगा। चलन में यही ज़्यादा है, आप भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा। आपको, आपके लिए एक नंबर महत्वपूर्ण है। द्वारका बिल्कुल सही है, द्वारिका नहीं होता है, रा में ई की मात्रा नहीं होती है। पुनर्वलोकन बिल्कुल सही है। पुनर्वलोकन कैसे बना इसको ज़रा समझ लीजिए। आपके सामने शब्द आएगा पुनरावलोकन, अक्सर बोलते हैं पुनरावलोकन, लेकिन पुनरावलोकन नहीं होता है। कैसे बना शब्द है, देखिए पुनः, पुनः है और पुनः से बनता है पुनर, पुनः से क्या बनता है, पुनर, ऐसे ये उपसर्ग हो गया और अवलोकन इसमें लगा, अवलोकन शब्द है, समझ गए। ये आ जो है इस रा में जब मिलेगा तो रा पूरे रूप में आ जाएगा और शब्द बनेगा पुनर्वलोकन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त। यही गड़बड़ है, ये गलत है, उपरोक्त होना चाहिए। ऐसे देखिएगा उपरयुक्त वर्तनी में ये सही होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। उपरयुक्त, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 8, यहाँ लिखा हुआ है किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है पूछ रहा है। आनुषंगिक, अनुगृहीत, निर्दोषी, अंतर्धान। देखिए आनुषंगिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समझ गए। अनुगृहीत ऐसे ही लिखा जाता, बहुत मोस्ट है ये शब्द। अनुगृहीत बहुत बार पूछा गया ये शब्द है। गा में रीर की मात्रा लगेगी इसी तरीके से। और अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा, ये गलत है। निर्दोषी जो है ये इसका उत्तर है प्रश्न का, ये अशुद्ध है। निर्दोषी कुछ नहीं होता है, शब्द होता है निर्दोष। क्या होता है, निर्दोष, अर्थात जिसमें दोष नहीं है, जो अपराधी नहीं है, उसे कहा जाता है निर्दोष। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध पूछ रहा है। आशीर्वाद, वाल्मीकि, बारात, सन्यासी, अनधिकार, कवित्री, उज्ज्वल, ज्योत्सना। कौन सा विकल्प सही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि गलत लिखा है, इसलिए यह विकल्प गड़बड़ हो गया। विकल्प का मतलब यहाँ पर दो शब्द लिखे, दोनों शब्द जिसमें सही होंगे वही आपका उत्तर होगा। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि का में ई की मात्रा लगेगी, वाल्मीकि ऐसे रहेगा। बारात तो यहाँ पर सही लिखा है, लेकिन सन्यासी गलत है। सन्यासी ये भी शब्द बहुत पूछा जाता, ध्यान से समझिएगा। सा के ऊपर बिंदु भी रहेगा अंग का, है ना, अनुस्वार, और फिर न्यासी रहेगा। अगर सन्यास है तो फिर वो भी इस तरीके से रहेगा, अंत में सा में बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी। बारात ऐसे ही सही होता है, बारात गलत होता है, ध्यान से समझिएगा, बा में कोई मात्रा नहीं रहेगी। फिर तीसरा ऑप्शन है अनधिकार, बिल्कुल सही लिखा है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, जैसा कि हमने अभी पहले बताया पुनर्वलोकन में ठीक वैसी ही स्थिति है, इसमें है। इसमें जो है अन उपसर्ग है और अधिकार मूल शब्द है। फिर कवित्री गलत लिखा हुआ है, कवित्री लिखा जाता है इस तरीके से, देखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवयित्री होता है ऐसे, ये बहुत पूछा जाता है, कवयित्री। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 4, इस पर उज्ज्वल लिखा है, बिल्कुल सही, और ज्योत्सना बिल्कुल सही, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 बार जा आधा आधा बनेगा, उत धन ज्वल होता है। ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाएगा, ता भी आधा रहेगा और सा भी आधा रहेगा, तब होगा ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रत्येक टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए हैं, आपको
प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे। संपूर्ण तैयारी के दृष्टिकोण से ये क्लास है आपके लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हुआ है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव एक शब्द है, क्या होगा, तथा धन एव होगा या तथा धन अएव होगा या फिर तथ धन एव होगा या तथय धन वा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, तथा धन एव से बनेगा तथैव और वृद्धि स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, संधि भी पूछी जाएगी आपसे, वृद्धि स्वर संधि है, तथैव शब्द बनेगा। जैसे सदा धन एव से बनता है सदैव, सदैव में भी वृद्धि स्वर संधि है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, इस पर लिखा हुआ है गुडाकेश का विच्छेद है। क्या होगा गुडाकेश का विच्छेद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुडाकेश 4 प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 प्रकार से विग्रह करने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक सही है इसमें और सही वाला ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, गुडाका धन ईश। गुडाका कहते हैं नींद को और ईश का मतलब उसका जो स्वामी अर्थात नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, नींद को वश में कर लिया, उसे कहा जाता है गुडाकेश। विच्छेद होगा गुडाका धन ईश, ऑप्शन नंबर 3। और गुडाकेश अर्जुन का भी एक नाम था, समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, महोर्मी का विच्छेद बताइए। वेरी वेरी मोस्ट ये है, महोर्मी, लघूर्मी, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, शब्द आते हैं और इनका विच्छेद पूछा जाता है। पहली बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 1 पर महाधन ऊर्मी। ऊर्मी कोई भी शब्द नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, शब्द होता है ऊर्मी। ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है महाधन ऊर्मी, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाधन ऊर्मी से बनेगा महोर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, तरंग, महा अर्थात बड़ी, बड़ी लहर, बड़ी तरंग। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर संधि है गुण स्वर संधि, महा का आ और ऊर्म का ऊ मिला और बन गया ओ, इसलिए बना ये महोर्मी, गुण स्वर संधि है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प में संधि सही नहीं हुई है, नहीं हुई है ये पूछ रहा है। वाक धन जाल बराबर वाकजाल लिखा है, फिर अति धन अधिक से अत्यधिक लिखा है, मनः धन हर से मनोहर लिखा है, मृत्यु धन उपरांत से मृत्योपरांत लिखा है। कौन सा शुद्ध नहीं है? देखिए वाक धन जाल से वाकजाल बनता है, व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही है ये सही है। अति धन अधिक से अत्यधिक बनता है, यण संधि बिल्कुल सही है। मनः धर हर विसर्ग संधि मनोहर बिल्कुल सही है, लेकिन मृत्यु धन उपरांत जो ये है ऑप्शन, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न नंबर 13 का। मृत्योपरांत नहीं बनेगा। देखिए मृत्यु में ऊ में, या में ऊ की मात्रा और उपरांत में ऊ की मात्रा, ऊ और ऊ जब मिलेंगे तो बनेगा दीर्घ ऊ, अर्थात शब्द होगा मृत्युपरांत। क्या शब्द होगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, मृत्युपरांत, मृत्यु के बाद। या में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, दीर्घ ऊ, मृत्युपरांत होगा, मृत्योपरांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, यथाशक्ति में समास बताइए। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले ये शब्द है यथाशक्ति। तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सरल प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा आता है। 14 नंबर पर यथाशक्ति, इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास। क्या समास होगा? अव्ययी भाव। समझ गए, यथा जो शब्द लगा है इससे हो गया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन इसमें अव्ययी भाव समास है ना। प्रत्येक, इसमें अव्ययी भाव समास। फिर हर एक, इसमें भी अव्ययी भाव समास। समझ गए। भर पेट शब्द है, भर पेट, इसमें भर लगा हुआ है, ये है ना अव्यय। ये अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तत्पुरुष जैसे रसोई घर है ना, रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, ये तत्पुरुष समास होगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास संख्यावाची जो शब्द होते हैं, जैसे चौराहा है ना, चौराहा, इसमें होगा
द्विगु समास। कर्मधारय विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है, जैसे महापुरुष, महापुरुष अर्थात पुरुष जो महान है, महापुरुष, ये महा जो है ये विशेषता बता रहा है, इसमें कर्मधारय होगा। इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर क्या होगा? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। लंबोदर में समास है बहुव्रीहि। लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, है ना, गणेश का एक पर्यायवाची है लंबोदर। लंबा है उदर जिनका, गणेश जी, बहुव्रीहि समास होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 पर लिखा हुआ है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा। राजपुत्र में समास होगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, द्वंद्व ऐसे ही लिखा जाता है, दा में भी वा रहता है और फिर दूसरे दा में भी वा रहता है, बीच में ना आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ऊपर बिंदु आता है तब भी सही है ना। वैसे ये बिल्कुल करेक्ट है। द्वंद्व, हमारे कहने का मतलब जो दा बने हैं दो, इन दोनों दा में वा सम्मिलित रहेगा, समझ गए। फिर द्विगु, इसमें भी ऐसे लिखा जाता, गा में उ की मात्रा होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास राजपुत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर लिखा हुआ है पीताम्बर में समास है। पीताम्बर शब्द है, इसमें समास पूछा गया है। कौन से समास का ये उदाहरण है? बहुव्रीहि या द्वंद्व या अव्ययी भाव या द्विगु? तो पीताम्बर में समास है बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर जिनका, अर्थात भगवान विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात है, आप समझिएगा। अगर कहा जाए कि पीताम्बर की पूजा करना या वह पीताम्बर की पूजा करता है, तो यहाँ पर पीताम्बर जो है वो भगवान विष्णु से, अर्थात वो भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो हो गया बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर कहा जाए पीताम्बर साफ कर रहा है या पीताम्बर धुल रहा है, पीताम्बर साफ करना है, पीताम्बर धुलना है, तो इसका मतलब पीताम्बर का हुआ पीला वस्त्र, है ना, पीला कपड़ा धुलना है, पीला कपड़ा धो रहा है, तो वहाँ पर समास होगा कर्मधारय। कौन सा होगा समास? कर्मधारय। ऐसी भी स्थिति आ सकती है, समझ गए, जहाँ पर उस के प्रयोग पर निर्भर है ना। यदि वाक्य में पूछा गया वो पीताम्बर की पूजा करता है, तो फिर हो गया बहुव्रीहि समास, अर्थात विष्णु। और यदि कहा जाए कि पीताम्बर सूख रहा है, तो फिर हो गया कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, अहेर शब्द का तत्सम रूप बताइए। अहेर शब्द है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है। क्या होता है? अरहर या आखेट या अंदर या फिर अहंकार। देखिए, अहेर का मतलब होता है शिकार करना, और जिसका तत्सम होता है यहाँ पर आखेट, शिकारी को कहा जाता है आखेटक, समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? कोयल, भीतर, उल्लू, कुक्कुर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोयल जो है ये तत्सम नहीं है, क्योंकि कोयल का तत्सम होता है कोकिल। कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल। भीतर ये भी तत्सम नहीं है, इसका होता है अभ्यंतर। फिर उल्लू ये भी तत्सम नहीं है, इसका होता है उलूक, है ना, उलूक। कुक्कुर जो है ये तद्भव, कुक्कुर जो है ये तत्सम है। उल्लू तो तद्भव है, इसका तत्सम उलूक होता है, लेकिन ये कुक्कुर जो शब्द लिखा हुआ है, यह शब्द तत्सम है कुक्कुर, और तद्भव होता है कुत्ता, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर लिखा है कपड़ा का तत्सम रूप बताइए। कपड़ा के तत्सम पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आता है। क्या होगा? कपट होगा, करपट होगा, कपाट होगा, कर्पूर होगा। देखिए, कपड़ा का तत्सम रूप होता है करपट, ध्यान से समझ लीजिएगा। कपाट कहते हैं किवाड़ को, कपाट किसे कहते हैं? किवाड़ को। और कपट का मतलब है छल, छल कपट। कर्पूर का मतलब है कपूर, ये इसका तद्भव होता है कपूर और तत्सम होता है कर्पूर। लेकिन कपड़ा का तत्सम होता है करपट, समझ गए।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तद्भव शब्द को पहचानिए। कौन सा तद्भव है? बच्चा, ग्रीष्म, नासिका, भ्रमर। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। नहीं, तद्भव शब्द कौन सा है ये पूछा गया है। ग्रीष्म तत्सम है। ग्रीष्म जो शब्द है ये है तत्सम, गर्मी जिसे कहते हैं। नासिका ये तत्सम है, नाक इसका तद्भव होता है, समझ गए, अर्थात ये भी तद्भव नहीं है। भ्रमर इसका भौंरा होता है तद्भव, ये भी तत्सम लिखा हुआ है। बच्चा जो है ये बिल्कुल सही होगा, बच्चा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है वत्स। ध्यान से समझिएगा, वत्स। बच्चा और बछड़ा दोनों को वत्स कहते हैं, समझ गए। बछड़ा का भी तत्सम होता है वत्स और बच्चा का भी तत्सम होता है वत्स। तो यहाँ पर बच्चा शब्द जो है यह तद्भव है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म पहचानिए। अशुद्ध युग्म पहचानना है। तद्भव पहले दिया होगा, बाद में तत्सम दिया होगा, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नियम जहाँ पर इसका निर्वहन नहीं हो रहा है वही आपका उत्तर होगा। अशुद्ध पूछ रहा है। देखिए, घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम घोटक होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट सही है। बंदर तद्भव है, इसका तत्सम वानर होता है, बात बिल्कुल सही है। गेहूँ तद्भव है, इसका तत्सम गोधूम होता है, बात बिल्कुल सही है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट शब्द है गेहूँ गोधूम वाला, ध्यान से समझिएगा। गेहूँ का तत्सम गोधूम होता है। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। खेत जो है ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम खेती नहीं होता है। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र का तद्भव हो गया खेत, तत्सम है क्षेत्र। और खेती ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्रित। क्या होता है? क्षेत्रित, ये होता है इसका तत्सम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर। उपजाऊ का विलोम क्या है? उपजाऊ क्या होगा? ऊसर, खलिहान, सिंचित, असिंचित। सरल प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। उपजाऊ का विलोम अर्थात उल्टा जो विपरीतार्थक होगा वो होगा ऊसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सिंचित का असिंचित और असिंचित का सिंचित, ये आपस में विलोम है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 24। 24 पर लिखा हुआ है ऋजु का विलोम है। ऋजु का क्या विलोम है? उल्टा, सीधा, वक्र, सरल। क्वेश्चन नंबर 24। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र। ऋजु का अर्थ है टेढ़ा हो, सीधा। ऋजु का अर्थ है सीधा, सरल। ये ऋजु रेखा है और ये वक्र रेखा है, समझ गए। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर लिखा हुआ है गणतंत्र का विलोम बताइए। गणतंत्र शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? परतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा या फिर जनतंत्र होगा। तो गणतंत्र का विलोम होता है, क्या होता है विलोम? सोचिए 2 सेकंड। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, समझ गए। और परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। और जनतंत्र जो है ये गणतंत्र का ही समानार्थी है, जनतंत्र, समझ गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर दिया हुआ है ऋतुपति का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऋतुपति किसे कहते हैं? सूर्य को, वसंत को, कामदेव को या फिर बादल को? ऋतुपति। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वसंत को कहते हैं ऋतुपति। वसंत ऋतु जो है उसे कहते हैं ऋतुपति, अर्थात सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है वो वसंत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, सूर्य है, इसके भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जैसे तरणी, तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर, दिनकर, दिनेश, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, दिनेश। और एक इसका पर्यायवाची होता है सविता, ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य का सविता। तमहर, तमहर अर्थात अंधेरे को हरने वाला, अंधेरा दूर करने वाला, तमहर। एक इसका पर्यायवाची प्रचंड भी होता है, प्रचंड। ये सूरज के पर्यायवाची हैं। अब कामदेव के कुछ पर्यायवाची समझ लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, कामदेव के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, एक पूछा जाता है अनंग, अनंग का मतलब है कामदेव। एक है मार, इनका नाम मार, ये भी। एक है पंचबाण, ये पूछा जाता है पंचबाण, ये कहते हैं कामदेव को, समझ गए। उसके बाद में बादल, बादल के पर्यायवाची जैसे जलद है ना, जलद, पानी के पर्याय में दा अगर जोड़ेंगे तो बादल बन जाएगा, जलद, वारिद, अम्बुद। और एक इनका नाम है मेघ, और बादल को कहते हैं घन, मेघ घन, समझ गए। यहाँ प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ऋतुपत्ति का अर्थ है वसंत। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, विडोजा, विडोजा किसका पर्याय है? बहुत महत्वपूर्ण है भैया, विडोजा किसका पर्याय है? इंद्र का, विष्णु का, शिव का, लक्ष्मी का? तो विडोजा पर्यायवाची है इंद्र का, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, विडोजा इंद्र को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पर लिखा हुआ है कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म कौन सा है? विनायक और गणेश, ये ऐसे दिए हुए हैं कि जिनका आपस में अर्थ है, विनायक गणेश को ही कहते हैं, अर्थात ये गलत नहीं है, ये सही है। मनमथ कामदेव को कहते हैं, ये पर्यायवाची हैं आपस में, मनमथ कामदेव को कहते हैं। सुरेश इंद्र को कहते हैं। सूरधन ईश, गुण स्वर संधि है, सूरधन ईश से बनेगा सुरेश, अर्थात देवताओं का जो स्वामी है, सूर्य देवता को कहते हैं, देवताओं का जो स्वामी है कौन? इंद्र। फिर है रत्नाकर, और फिर लिखा हुआ है सरोवर, बस सब गड़बड़ यहीं पर है, यही हमारा सही उत्तर होगा। रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, कि किसे कहते हैं? समुद्र होना चाहिए था, सरोवर नहीं। सरोवर तो बड़ा तालाब जो है, बड़ा अच्छा बड़े आकार का तालाब, उसे सरोवर कहा जाता है, लेकिन रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, रत्नों का जो आकर है, आकर कहते खान को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, तीन बेर खाती सोवे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? बहुत महत्वपूर्ण अलंकार भी पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। तीन बेर खाती सोवे तीन बेर खाती हैं, भूषण का ये घनाक्षरी है, भूषण की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कंदमूल भोग करें कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती सोते तीन बेर खाती हैं। भूषण भनत शिव राजवीर तोरे त्रास, नगन जड़ाती तैवे नगन जड़ाती हैं। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, अलंकार है इसमें यमक। यमक अलंकार की क्या पहचान परिभाषा होती है? जहाँ पर कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। यहाँ पर तीन बेर का मतलब है 3 बार, अर्थात वो एक दिन में 3 बार खाती थी। जब राजसी ठाठ बाठ में रहती थी तो 3 बार दिन में खाती थी, अर्थात खूब खाती थी, भोजन करती थी। लेकिन अब वो जंगल में तुम्हारी त्रास डर से भाग कर छुपी जाकर हैं, तो वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, 3 बेर खाती हैं। बेर एक फल होता है ना, कांटेदार पौधा होता है, एक पेड़ छोटा, उसमें बेर आते हैं फल, तो वो खाती हैं। बड़ी दीनहीन उनकी स्थिति है इस समय। तो इसमें होगा यमक अलंकार, 3 बेर और 3 बेर, ये शब्द 2 बार आए हैं लेकिन दोनों जगह इनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए हो गया यमक अलंकार। और विभावना अलंकार वो होता है जहाँ पर बगैर कारण के कार्य होता है, जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। समझ लीजिएगा, विभावना पूछा जाता है। हम यदि किसी जगह पर ज़्यादा विश्लेषण करते हैं तो समझिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। विभावना अलंकार पूछा गया है परीक्षाओं में, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
यहाँ पर कौन अलंकार होगा? विभावना, यानी का बिनुपग चले, पैर नहीं लेकिन फिर भी चलता है, साधन नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति जहाँ होती है वहाँ होता है विभावना, है ना। और संदेह और भ्रांतिमान सरल हैं, आप समझ रहे होंगे। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ दुविधा की स्थिति हो, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, संदेह है, तो वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। लेकिन भ्रांतिमान कहाँ होता है? जहाँ पर जो चीज़ न हो भ्रमवश उसे मान लिया जाए। अब बहुत सरलता से समझिए, जैसे रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी दे करके हम एकाएक रुक गए, अब हमको ये डाउट हो रहा है कि ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, इस दुविधा की स्थिति में हम हैं, तो यहाँ पर अलंकार होगा संदेह। कौन सा अलंकार होगा? संदेह। अब इसके विपरीत जाइए, रस्सी ही है वहाँ पर पड़ी, फिर रस्सी ही पड़ी है, लेकिन रस्सी को देखकर हम एकदम डर गए और हमने समझ लिया, बिल्कुल क्लियर समझ लिया, अरे सांप है। सांप है नहीं, है रस्सी, लेकिन सांप समझ लिया गया, तो फिर यहाँ हो गया भ्रांतिमान। अब यहाँ संदेह नहीं रहा, यहाँ तो हमारे मस्तिष्क ने समझ लिया कि ये सांप है, जबकि सांप है नहीं, तो ये हो गया भ्रांतिमान और संदेह में अंतर। विभावना समझ चुके आप। यहाँ पर 29 प्रश्न नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यमक अलंकार। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? क्रिया से प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अकर्मक क्रिया कौन? खाना, पढ़ना, हंसना, पीना। देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया जब आप वाक्य में आपसे पूछी जाएंगी तब तो थोड़ा सरल होगा, लेकिन अगर एक एक शब्द पूछा जाता है, फिर कहा जाता है कि इसमें छांटिए कौन अकर्मक है कौन सकर्मक है, थोड़ी कठिनाई होती, मुश्किल, लेकिन नहीं मुश्किल होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, खाना है, खाना क्रिया कैसी है? खाना का मतलब है यदि कोई व्यक्ति खा रहा है तो कुछ तो खा रहा है, अमरूद खा रहा है, सेब खा रहा है, जैसे कहा जाए वह सेब खा रहा है, एक वाक्य है वह सेब खा रहा है, तो खा रहा है ये तो क्रिया है, लेकिन क्या खा रहा? सेब, ये कर्म है, समझ गए? ये यहाँ पर कर्म है, और वह जो है ये कर्ता की जगह पर आया है, तो सेब इसमें कर्म है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया हो गई। अगर कहा जाए वह खा रहा है, तो यहाँ पर कर्म स्पष्ट नहीं है, लेकिन खा रहा का मतलब है कुछ न कुछ तो खा ही रहा होगा, है ना। इसलिए इस खाने की प्रक्रिया जो है इसे सकर्मक माना जाता है, ये अकर्मक क्रिया नहीं होती है। पढ़ना अर्थात कुछ तो पढ़ता होगा, तो ये भी सकर्मक है। पीना कुछ तो पीता होगा, चाय पी रहा है, पानी पी रहा है ना, तो कॉफ़ी पी रहा है, तो ये भी सकर्मक। लेकिन हंसना जो है बिल्कुल अकर्मक क्रिया है, इसको आप किसी कर्म के साथ में फिट नहीं कर सकते, बिल्कुल किसी कर्म के साथ में फिट नहीं होगा हंसना, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, हमेशा अकर्मक रहने वाली क्रिया है। कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक रहती हैं, उन्हें नोट कर लीजिएगा कौन कौन, जैसे रोना अकर्मक क्रिया, हंसना यहाँ पर देख चुके आप, दौड़ना समझ गए अकर्मक, सोना बिल्कुल अकर्मक, वह सो रहा है, वह सोता है, ये उड़ना है ना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31, दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्ति किसकी है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुखी जीवन की, ये पंक्ति किसकी है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की, या प्रसाद की? प्रश्न नंबर 31, ये निराला की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रश्नवाचक, देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? 6 प्रकार के, तो उसमें से एक प्रश्नवाचक भी काइंड है उसकी। प्रश्नवाचक कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है, कौन और किसका, ये दोनों शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
समझ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कचहरी का तत्सम रूप बताइए। कचहरी शब्द जो है इसका तत्सम क्या होगा? अदालत, कच्चा घर, कृत्य गृह, कोर्ट। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3, कृत्य गृह कहते हैं कचहरी को। कृत्य गृह का बिगड़ा हुआ रूप है कचहरी, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। केतु का अर्थ है, केतु शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34। झंडा होगा या ग्रह होगा या कपड़ा होगा, कानन होगा? तो इसका सही अर्थ है झंडा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। झंडा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये भी आप समझ लीजिए। ऐसे झंडा लिखा जाएगा तभी सही माना जाएगा यदि वर्तनी से संबंधित प्रश्न आए वहाँ पर। हालांकि अब यह भी रूप मान्य है। कपड़ा, ये वस्त्र, इसका तद्भव होता है करपट, है ना। वस्त्र, चैल, बसन, चीर, पट। कानन, जंगल, वन, विपिन, ये जंगल का पर्याय है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 पर लिखा है अली, अली का सही अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अली और अली क्या होगा इसका अर्थ? भंवरा, आरी, भंवरा, सखी, सखी, भ्रमर, आग, भंवरा। एक अली पहले लिखा हुआ है, फिर अली लिखा हुआ है। तो जो पहले शब्द है इसका अर्थ ये होना चाहिए और दूसरी पंक्ति वाले का अर्थ ये होना चाहिए, ये पूछने का तात्पर्य है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है भंवरा और सखी। अली का अर्थ होता है भंवरा और अली का अर्थ होता है सखी। सखी आन कपोलन पै अटक्यो हटको छलिया अली बाबरे को चलियाए चकोर चकाए कितय भय आंधरे यहाँ पे सुधा धरे को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। मोनू चालाक बालक है में चालाक शब्द क्या है? ये जो चालाक शब्द इसमें लिखा हुआ है, मोनू चालाक बालक है, चालाक क्या होगा? प्रविशेषण, विशेषण, विशेष, भाववाचक संज्ञा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पर विशेषण ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। मोनू चालाक बालक है, कैसा बालक है? चालाक है, ये विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण शब्द है यहाँ पर चालाक और विशेष होगा बालक। ये ध्यान से समझिएगा, मोनू विशेष नहीं होगा, बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर बालक विशेष है और चालाक है विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा मुहावरा है। इलायची बांटना क्या अर्थ होगा? दावत देना, प्रभावित करना, धोखा देना, अल्प वस्तु देना। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1, दावत देना। इलायची बांटने का अर्थ है दावत देना। अगले प्रश्न की ओर, खग जाने खगही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है, क्या होगा? पक्षी की बोली पक्षी समझता है, या पक्षियों की भाषा न जानना, या समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं। ये समान होगा, यहाँ पर सा में आ की मात्रा नहीं होगी। समान, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझते हैं। फिर है पक्षी की तरह बोलना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, ये इसका तात्पर्य है खग जाने खग ही की भाषा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 पर लिखा हुआ है केर बेर का संग होना का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? भाग्य अलग होना, दयावान व निष्ठुर का होना, या खट्टा मीठा होना, या विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ होना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ होना। जैसे केला और बेर, इनके पौधे जो पेड़ हैं वो साथ साथ हों तो विपरीत स्वभाव वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं? दिनकर जी, या प्रेमचंद जी, या फणीश्वर नाथ रेणु जी, या जयशंकर प्रसाद जी।
किसका है मैला आंचल? फणीश्वर नाथ रेणुका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और आंचलिक उपन्यास ये कहा जाता है। मैला आंचल क्या है? आंचलिक। आंचलिक का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष की जो रीति रिवाजें हैं उन पर आधारित ये उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पर लिखा हुआ है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। पौ बारह होना का क्या अर्थ होगा? वसंत ऋतु आना, बहुत लाभ होना, 12 गुना लाभ होना, या 12 महीने काम करना। बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, समझिए क्या होगा, सोचिए। पौ बारह होना क्या होगा इसका अर्थ? ऑप्शन नंबर 2 बहुत लाभ होना या अत्यधिक लाभ होना, इसका अर्थ होता है पौ बारह होना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42। टिप्स लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? झूठी बातें करना, या रिश्वत देना, या फिर रिश्वत लेना, या सिफारिश करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सिफारिश करना। टिप्स लगाना का अर्थ है सिफारिश करना। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द पूछा गया है, कौन सा है? हरा, पतला, ऊंचा, बाजार। देखिए, हरा और पतला और ऊंचा ये सब हैं विशेषण। ये सब क्या हैं? विशेषण हैं। हरा पौधा, पौधा कैसा है? हरा, अर्थात विशेषता बता रहा पौधे। तो इसी तरीके से पतला और ऊंचा ये सब वाक्य में फिट हो जाएंगे, विशेषण का रोल होगा इनका। यहाँ पर जो बाजार लिखा हुआ है ये संज्ञा है, ये बाजार शब्द संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा और समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न संख्या 44। 44 पर लिखा हुआ है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द जो है ये पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई स्त्री है इस जगह पर तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? अर्थात विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, या ज्ञानी, या होशियार, या शिक्षिका। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, विदुषी कहा जाता है उसे। ये विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है और विद्वान पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। पेड़ से पत्ता गिरा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, या करण कारक होगा? कारक से प्रश्न लिया गया है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर 1। पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, ये अपादान कारक। और करण कारक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कलम से पत्र लिखा गया, से दोनों में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, कलम से पत्र लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कलम साधन के रूप में प्रयोग की गई इसलिए करण कारक होगा। और यहाँ पेड़ और पत्ता में अलगाव हो गया इससे लगाने से, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। धीरे धीरे लिखने की आदत ठीक नहीं। एक वाक्य दिया हुआ है, धीरे धीरे लिखने की आदत ठीक नहीं में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे जो है यह क्या है? विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या क्रिया है, या विशेष है? क्वेश्चन नंबर 46। धीरे धीरे लिखने की आदत ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्रिया विशेषण है, ये लिखने की प्रवृत्ति बता रहा है। धीरे धीरे शब्द कैसे लिखा जा रहा है? धीरे धीरे या जोर जोर, है ना? तो धीरे धीरे ये लिखने की बात अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आजीवन शब्द में उपसर्ग बताइए। आजीवन में उपसर्ग कौन सा है ये पूछा गया। आ है, या फिर आम, या फिर जीवन, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आ उपसर्ग है आजीवन शब्द में। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पर लिखा हुआ है लिखावट शब्द में
प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग पीछे की जो हमारी क्लास है आप देखेंगे इसी पर चैनल पर, मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज पर, तो हम उसमें बता चुके हैं आपको, चर्चा हो चुकी है। उपसर्ग जो है, जैसे कोई एक शब्द है उसके पहले जो शब्दांश लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे वहाँ पर आजीवन लिखा हुआ था तो जीवन है मूल शब्द, इसमें आ लगा दिया गया। आजीवन, आजीवन का अर्थ होता है जब तक जीवन है तब तक, तो आजीवन ये आ उपसर्ग हो गया। और इसके बाद में अगर कुछ लगाया जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिखावट है, लिखावट में प्रत्यय पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, आवट प्रत्यय है। कौन सा है? आवट, लिख धातु है उसमें आवट लगाया गया तो हो गया लिखावट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49, अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध कौन सा? सिंह ताकतवर जानवर है, तेज दौड़ना संभव नहीं हो सकता, सदा सत्य बोलो, मैं कल वापस आऊँगा, है ना, मैं कल वापस आऊँगा। अब आपको बताना है इसमें से अशुद्ध वाक्य अर्थात गलत कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। वाक्य संबंधी प्रश्न आएंगे आपकी यूपीपी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो अक्सर प्रश्न आते ही हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध होगा? सिंह ताकतवर जानवर है, ये बात बिल्कुल सही है, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। सदा सत्य बोलो, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं कल वापस आऊँगा, कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये ऐसे वाक्य लिखा होता कि मैं कल वापस लौट आऊँगा तो सब गड़बड़ेशन हो गया था, गड़बड़ था। वापस और लौटना दोनों एक चीज़ हो जाती, इसलिए गलत होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं कल वापस आऊँगा अर्थात ये भी सही है, तो फिर गलत कौन सा है? तेज दौड़ना संभव नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे गड़बड़ है क्या, इसमें गलती क्या है? देखिए यह त्रुटि इसमें है, संभव जहाँ पर शब्द लगाया जाता वहाँ पर सकता शब्द नहीं लगाया जाता। सकता और संभव दोनों का एक ही अर्थ होता है। तेज दौड़ना संभव नहीं है, ये होना चाहिए था। ये सकता और संभव यानी सकना और संभव ये दोनों शब्द एक साथ नहीं किसी सेंटेंस में लगते, इसलिए ये गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, गुरुमुखी है। तो सरल प्रश्न है ये, लेकिन लिपि से भी प्रश्न आते हैं। देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। ये संस्कृत भाषा की अगर लिपि पूछी जाए तो उसकी भी देवनागरी है। और देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई? तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। देवनागरी किससे विकसित हुई? ब्राह्मी से। गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की लिपि है। ये कौन सी भाषा की है? पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि होती है। खरोष्ठी भी ब्राह्मी से विकसित हुई थी, लेकिन अब वो गायब हो गई और अब देवनागरी अपने फुल फॉर्म में चल रही है। तो बस ये इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। समय बहुत कम है आपकी परीक्षा के लिए, विधिवत तैयारी करिए, पढ़ते रहिए और हमारी यही कामना है कि आप निश्चित सफलता पाएंगे। जय हिंद।